सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब जानते हो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता आप लोग का, राइट। तो सिलेबस के बारे में अगर हम बात करते हैं और वेटेज के लिए अगर हम बात करते हैं तो सॉम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी सब्जेक्ट का बेस बनाता है। बिकॉज मेरे दोस्त आप सब जानते हो कि अगर आपका सॉम स्ट्रांग नहीं है, अगर सॉम स्ट्रांग नहीं है तो स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, अगर सॉम स्ट्रांग नहीं है तो स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, और अगर स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है तो स्टील स्ट्रांग नहीं होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। लगा दो थाकट कस के, लगा दो लाइक कस के अगर नहीं लगाया अभी तक। अगर सॉम स्ट्रांग नहीं है तो स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, अगर स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है तो स्टील स्ट्रांग नहीं होगा। कहने का मतलब है सॉम का वेटेज भले ही गेट में 5 से 6 नंबर का आता हो, सॉम का वेटेज भले ही गेट में 5 से 6 नंबर का आता हो, लेकिन मेरे दोस्त अगर सॉम नहीं तो स्ट्रक्चर का जो वेटेज है 3 to 4 मार्क्स, ये तुमसे नहीं बनेगा, ये तुमसे नहीं बनेगा। और अगर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो स्टील जो तुम्हारा 5 से 6 नंबर का आता है ये नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब कहने का है कि ये जो तुम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो ये तुम सिर्फ 5 से 6 नंबर का लेके मत चलना, क्योंकि 5 3 8 5 13 मिनिमम 13 मार्क्स का कंप्लीट गेट का सिलेबस इस पर डिपेंड करता है, राइट। बात समझा कि नहीं? और अगर हम बात करते हैं ईएससी में, तो ईएससी में अराउंड अगर हम बात करते हैं इन द ईएससी, ये तो आपका गेट का बात हो गया, दिस इज इन द गेट। लेकिन मेरे दोस्त यही अगर हम बात करते हैं ईएससी में, तो ईएससी में 2 पेपर होता है, एक प्री का पेपर होता है, एक मेंस का पेपर होता है, राइट। सो इन द प्री पेपर इट कंसिस्ट ऑफ 30 to 40 मार्क्स, डिपेंड करता है 30 to 40 मार्क्स आएगा, राइट। अगर मेंस में अगर हम बात करते हैं सो इट कंसिस्ट ऑफ 70 to 80 मार्क्स। तो मेरे दोस्त कम नहीं होता, बहुत ज्यादा वेटेज है। बात समझे कि नहीं? और ये पूरा डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे, आपके अंडरस्टैंडिंग पे। इज इट क्लियर? बात समझा कि नहीं? तो मेरे दोस्त ये चीज समझ लो कि ये सब सारे लिंक होते हैं, सारे एक दूसरे से लिंक है। और बहुत बच्चे बोलते हैं सर मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कमजोर है, मेरा बेसिक कमजोर है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मेरे दोस्त सब कर लोगे, मेरे पे भरोसा है ना, मैं तुमको सब करा दूंगा, बस प्रोवाइडेड आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। हम जैसे जैसे आपको सिखा रहे वैसे वैसे सीखना पड़ेगा, और अब कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपसे कमजोर पड़ेगा। इज इट क्लियर? राइट। चलो मेरे दोस्तों, कमिंग टू द सिलेबस पार्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बेस बना रहा होगा, ये समझना जरूरी है। तो पहला जो टॉपिक हम देख रहे होंगे दैट इज इंट्रोडक्शन टू द मटेरियल। भाई मटेरियल कैसा है, कैसे मटेरियल के लिए आपको डील करना है, अगर हम यही नहीं समझेंगे तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का फायदा क्या है, राइट। अगर हमको यही नहीं पता है कि किस तरीके के बॉडी पे आप इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहे हो, किस बॉडी के लिए आप पढ़ रहे हो, किस तरीके के बॉडी का हमारा रिस्ट्रिक्शन है, तब तक वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ये सारा चीज हम इसमें देख रहे होंगे। एंड इन दिस इंट्रोडक्शन टू द मटेरियल ऑल्सो, इस बार मैंने कुछ नया ऐड किया है कि टाइप ऑफ लोडिंग के बारे में भी आपको हम बताएंगे बहुत कुछ, राइट। उस पर आपके प्रॉपर सेशंस हो रहे होंगे। देयर आफ्टर वी विल डील विद द सिंपल स्ट्रेस, ठीक है। सिंपल स्ट्रेस मतलब सिंपल जो एक्सियल लोड लगेगा उसके लिए बात कर रहे होंगे, और साथ ही साथ इसी में हम थर्मल स्ट्रेस भी कवर कर रहे होंगे। वी विल ऑल्सो कवर द थर्मल स्ट्रेस, यहीं पे कवर करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस के बाद कवर नहीं करेंगे, राइट। देयर आफ्टर वी विल कवर द एसएफडी पीएमडी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे से एक बार ये पढ़ लिए, आपको कभी ये टॉपिक में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि उस तरीके से आपको पढ़ाता हूं कि आपको ये इसमें मजा ही आने वाला, और इनफैक्ट तो इस बार कुछ नया ही करने वाला हूं आपके लिए, राइट। देयर आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाए इस टॉपिक से। तो यार देखो, अगर मैं बोलूं ना तो ये 4 टॉपिक तुम्हारा सॉम का बेस बनाता है। ये जो 4 टॉपिक हम बताए ना स्टार्टिंग में, ये पूरे सॉम का बेस बनाएगा, ठीक है। उसके बाद इनके एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स क्या क्या हो जाएंगे, बेंडिंग, शियर, डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं सर गेट के सिलेबस में ना डिफ्लेक्शन मेंशन नहीं किया। भाई गधे, डिफ्लेक्शन मेंशन नहीं किया, क्या डिफ्लेक्शन नहीं आएगा? हाँ, पूरा स्ट्रक्चर डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, तो भाई मेंशन करे ना करे डिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा। बात समझा कि नहीं? तो डिफ्लेक्शन कभी रिमूव नहीं होगा, याद रखना ये बात, ठीक है। थ्योरी ऑफ फेलियर गेट में नहीं है, ईएससी में है। तो हम पहले ही बोल चुके, हम गेट प्लस ईएससी कवर कर रहे होंगे। तो वी विल स्टडी द थ्योरी ऑफ फेलियर, राइट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज टॉर्शन, कॉलम, ये दोनों आपके गेट में है, और शियर सेंटर इस बार ऐड हुआ है। प्रेशर वेसल गेट से हटा दिया गया था, राइट, लेकिन ईएससी में है। तो यहां पे हम पूरा थिन और थिक सब पढ़ रहे होंगे, आप इस चीज का टेंशन एकदम मत लेना, ठीक है।
बात समझे कि नहीं? तो मेरे दोस्त अब ये देखो, ये तो तुम्हारा सिलेबस हो गया है ना। अब इन सिलेबस में देखो, आपको क्या लगता है सर एसएफडी पीएमडी से तो सवाल आए नहीं है बहुत दिनों से? अरे भाई उसमें सवाल वो ऑटोमेटिकली इनमें इनबिल्ड होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली पूछता है या इनडायरेक्टली पूछता है, तो उस चीज का टेंशन आप लो ही मत। समझ रहे हो कि नहीं? वो आपको उस फॉर्म में हम कवर कर रहे होंगे कि ये सब तो चुटकियों में बन जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट ये है कि अगर क्लास करना है तो कंटिन्यूअस करोगे, ये प्रॉमिस कर रहे होगे सारे लोग। अगर क्लास करना है तो कंटिन्यूअस करोगे, वरना नहीं करोगे, ठीक है? एकदम अभी मुंह पे बोल रहा हूं, ठीक है? क्योंकि अगर क्लास कंटिन्यूअस नहीं करोगे, बीच बीच में छोड़ के करोगे, अगले दिन आओगे बोलोगे सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई मेरे क्लास करोगे तब तो समझ में आएगा, राइट? मैं ये देखता हूं जो अनसर्टेन, तुम जो बोलते हो ना कॉन्फिडेंस की कमी आती है, वो कॉन्फिडेंस की कमी क्यों आती है? क्योंकि तुम रेगुलर नहीं रहते हो, तुम अपने शेड्यूल को मेंटेन नहीं कर पाते हो। बात समझा कि नहीं? तो ये मेंटेन रखना है मेरे दोस्त, और आप कुछ भी कर सकते हो। बात समझे कि नहीं? इफ यू मेंटेन दिस यू कैन डू एनीथिंग। लेकिन मेरे दोस्त अगर तुम मेंटेन नहीं कर पाए इस चीज को तो आप बहुत मुश्किल में आ जाते हो, और इसलिए तुमसे क्वेश्चन नहीं बनता है यार। तो लाइक करना छोड़ना मत, आग लगी रहनी चाहिए मेरे दोस्त, आग बुझनी नहीं चाहिए। याद है ना मेरा वो पेटेंट डायलॉग, आग लगी रहनी चाहिए मेरे दोस्त। आज जिस दिन बुझ गया ना उस दिन समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया। भाई हम लोग को देख लो ना, 8 महीने से जो एनर्जी था आज भी वही एनर्जी से पढ़ा रहे, इनफैक्ट एनर्जी और बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। यस, तो मेरे दोस्त आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जो आग लगाई है ना कि कुछ पाना है, कुछ करना है, वो गिरना नहीं चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो एनर्जी गिर गई ना उस दिन तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो गया। इज इट क्लियर? राइट, एकदम मेरे दोस्त। बुक बता दीजिए मेरे दोस्त, मैं तुमको बताऊं आपको बुक का क्या करना है। यार तुम लोग ना फालतू का इतने बुक्स बनाते हो, आपको करना क्या है? सुनना बहुत ध्यान से, कौन कौन सी चीज आपको करने है। आपको मेरे नोट्स बढ़िया से प्रिपेयर करना है। नोट्स जो मैं पढ़ाऊंगा उसको एक प्रॉपर एक कॉपी में बनाओगे, ठीक है? पहला चीज। सेकंड, आपको मैं डीपीपी सेशंस देने वाला हूं इस बार। आई विल बी गिविंग यू डीपीपी सेशंस, तो ये बड़ा मजेदार होने वाला है। आई विल बी गिविंग यू डीपीपी सेशंस, ठीक है? इज इट क्लियर? तो आपका ये नोट्स और ये आपका डीपीपी सेशंस ये आप कर रहे होगे, साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होगे। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका किसका लगाओगे? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे गेट का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ईएससी का, ठीक है? पहले ये काम करना है। और ऑब्जेक्टिव लगाओगे, क्योंकि अभी कन्वेंशनल का तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाओगे, गेट प्लस ईएससी दोनों, ठीक है? गेट प्लस ईएससी दोनों। और किसका किसका? सिविल एंड मैकेनिकल, सिविल एंड मैकेनिकल दोनों का लगाओगे, सिविल एंड मैकेनिकल बोथ, सिविल एंड मैकेनिकल बोथ। अब इसके बाद भी तुम्हारा मन हुआ नहीं सर हमको और क्वेश्चन लगाना है, लगाओ। कौन मना किया है? लगाओ। आईएएस का लगाओ, कौन मना किया? लगाओ आईएएस का क्वेश्चन, राइट? ये भी लगाओ, सिविल मैकेनिकल दोनों। अगर इसके बाद समय मिल गया तो बता दो मेरे को, इसके बाद तुमको समय मिल गया तो बता दो मेरे को। बात समझे कि नहीं? तो भाई देखो, पढ़ने के लिए तो सभी पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए तो सभी पढ़ते हैं ना, पढ़ने के लिए तो सभी पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि रिजल्ट कुछ लोग का आता है, बाकियों का नहीं आता, क्योंकि कुछ लोग बुक्स में ही उलझे रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। मैं एकदम टू द पॉइंट बात करने वाला हूं आपसे, राइट? हमको फालतू का 10 गो बुक छानना नहीं है मेरे दोस्त। बात समझे कि नहीं? हमको 2 बुक पकड़ना है, मतलब जो मेरे क्लास के नोट्स है सर पे भरोसा रखना है। पहली तो सर जो पढ़ा रहे सही पढ़ा रहे, ये भरोसा रखना है। सेकंड थिंग, आप जाके प्रीवियस ईयर लगाओगे। भाई यही तो सवाल है ना, यही तो पूछा हुआ है पूरे समय। अगर ये बन गया मतलब मेरा काम हो गया, अगर ये बन गया मेरा काम हो गया मेरे दोस्त, हमको और कुछ करना ही नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो आप कोई भी बुक नहीं बनाना। हाँ, अगर एक रेफरेंस बुक नाम पे रखना है तो मैं बड़ा ज्यादा मैं हाईफाई बुक नहीं बोलता हूं, एक सिंपल बुक आप कॉलेज में फॉलो करते हो, दैट इज आरके बंसल। एक सिंपल बुक आप कॉलेज में फॉलो करते हो, आरके बंसल, बस इसको फॉलो कर लेना, जस्ट टू रिवाइज एनी कॉन्सेप्ट और जस्ट टू सी एनी कॉन्सेप्ट, राइट? सर इज इट फॉर गेट 20? हाउ लॉन्ग? बेटा ये बैच आपका 22 एंड 23 दोनों के लिए है, राइट? हाँ, ऑब्वियसली अभी 2 सब्जेक्ट चल रहा है फॉर 22। अगले मंथ 4 सब्जेक्ट चलेगा इस बैच में बोथ, और फिर जेनिथ भी आपका होगा, उसमें भी 4 सब्जेक्ट चल रहा होगा फॉर 22। 23 वाले 2 सब्जेक्ट ही करेंगे, 22 वाले 4 सब्जेक्ट कर रहे होंगे। तो ये सोच के आप करना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट ईएसई के साथ कहां पे मिलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट ईएसई के साथ कहां पे मिलेगा? मेरे दोस्त, मैं सारा चीज आपको टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देता हूं, सारा चीज मैं एक एक बात आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं, तो उस चीज का तो आप टेंशन लो ही मत भाई। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है भाट 10 स्टूडेंट्स, भाट 10 स्टूडेंट्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। और गेट 22 23 के लिए कोई अलग ग्रुप नहीं बनने वाला, यही मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें सारे बच्चे कॉन्टैक्ट हो, ठीक है। अब इसी में मैं सारा आपके नोट्स, सारे पीडीएफ, सब चीज मैं अपना इसमें अपडेट करूंगा, ठीक है। इनफैक्ट इस बार तो और अच्छे तरीके से अपडेट करने का प्लान है हमारा, राइट। भाट 10 स्टूडेंट्स, तो आपको सारे चीज आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राइट। सर आई हैव अ जनरल डाउट, कैन यू आंसर एई जेई एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक फॉर टेक एंड नॉन टेक? भाई देख, एई जेई के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट होता है। नॉन टेक पोर्शन के लिए जिस जगह का तुम दे रहे हो उस जगह का एक लोकल ऑथर का बुक खरीद लो, दैट इज एनफ। चलिए, ओके 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 ओके, चलो 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 चलो। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, राइट? यस, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया ना? अब मेरे दोस्त, अब ये चीज समझो, ये तो आपके पास फुल सिलेबस है आपका, ये तो आपका फुल सिलेबस है, राइट? नाउ we are going to start with the first chapter, that is introduction to the material. We are going to start with the first chapter, that is introduction to the materials. And my dear friends, इसमें हम सबसे पहला चीज जो बात करने जा रहे हैं, that is solid mechanics. आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किसकी बात करते हो? तो विच मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड और गैस? सॉलिड, राइट। तो आप जब सॉलिड मैकेनिक्स की बात करते हो, then in the solid mechanics we have two parts, दो पार्ट है हमारे पास, we have two parts, दो पार्ट है हमारे पास। एक है अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एक है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ओके। एंड सेकंड इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सेकेंड इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दो तरीके का सॉलिड का स्टडी होता है, एक होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दूसरा आपका होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। नाउ माय डियर फ्रेंड, दोनों स्टडी आपका सॉलिड का ही है, दोनों स्टडी आपका सॉलिड का। तो फिर आप कॉलेज में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेपरेटली पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? और कॉलेज में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आपने सेपरेट पढ़ा होगा, ठीक है। तो कोई बता सकता है ये दोनों सॉलिड का ही स्टडी है, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल? कम ऑन, टेल मी फर्स्ट। यस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? इफ आई टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सो इट्स अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ये वो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है which deals with the study of rigid body. कैसा body? branch of engineering which deals with study of rigid body, क्या होता है? स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, देन मेरे दोस्त, इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये वो ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, है ना? ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with study of deformable body. Now my dear friends, what is the basic difference between the rigid body and deformable body? rigid body और deformable body के बीच में क्या difference है? Come on, tell me first. rigid body और deformable body में क्या difference है? Come on, answer it first. Come on, answer it first, everyone.
यस यस यस, कम ऑन आंसर इट फास्ट बेटा। रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या अंतर है? हु कैन आंसर? दोनों में क्या अंतर है? अगर आप रिजिड बॉडी की बात करते हो, रिजिड बॉडी की बात करते हो, टेक एनी रिजिड बॉडी, इफ आई टेक एनी रिजिड बॉडी, अगर मानो हम कोई रिजिड बॉडी लिए, राइट, and in the rigid body there are 2 points within the body, there are 2 points within the body, let us say the points are A and B, there are 2 points within the body, let us say the points are A and B, right, and अगर ऐसा है कि before the application of the load the length is L between the 2 points, before the application of the load the length between the 2 points is L, now I applied the load, अप्लाई द लोड, लोड को अप्लाई करो, अप्लाई द लोड। तो जब तुम लोड अप्लाई किए, इट इज अ रिजिड बॉडी, सो इफ इट इज अ रिजिड बॉडी, इसका शेप और साइज चेंज नहीं करेगा, इट्स शेप एंड साइज विल नॉट चेंज, राइट। एंड व्हाट आई विल से अगेन, इफ आई टेक द 2 पॉइंट्स, सेम 2 पॉइंट्स, लेट अस से दैट पॉइंट्स आर A dash and B dash, नाउ आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड द डिस्टेंस इज L dash, तो अगर ये रिजिड बॉडी है, इफ इट इज अ रिजिड बॉडी, तो मेरे दोस्त द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ अ लोड, दिस विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा, राइट, ये चेंज नहीं करेगा, ओके, दिस विल नॉट चेंज। यस, इट इज बोथ फॉर सिविल एंड मैकेनिकल, दोनों के लिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें, आई एम टॉकिंग ऑफ अ रिजिड बॉडी, देन इन अ रिजिड बॉडी क्या हम देख रहे हैं कि मटेरियल, दो पॉइंट्स है, पॉइंट के अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, देयर इज नो डिफॉर्मेशन विद इन द पॉइंट, विद इन द पॉइंट्स टेकन, दैट इज द पॉइंट टेकन विद इन द बॉडी, पॉइंट जो अंदर लिया है बॉडी के, उसके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, और यही डेफिनेशन होता है रिजिड बॉडी का। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी, राइट। लेकिन मेरे दोस्त अगर हम बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी का, इफ आई टॉक अबाउट द डिफॉर्मेबल बॉडी, इफ आई टॉक अबाउट द डिफॉर्मेबल बॉडी, एंड माय डियर फ्रेंड्स, सपोज इफ आई टेक अ डिफॉर्मेबल बॉडी एंड आई हैव नॉट अप्लाइड एनी लोड, हमने कोई लोड अप्लाई नहीं किया है, एंड देयर आर 2 पॉइंट्स विद इन द बॉडी A एंड B, और इनके बीच का दूरी मान लो L है, इनके बीच का दूरी मान लो L है, अभी हमने कोई लोड अप्लाई नहीं किया है, राइट। नाउ व्हाट आई डिड कि हमने लोड अप्लाई कर लिया, हमने लोड अप्लाई कर दिया, अप्लाई द लोड। तो जब तुमने लोड अप्लाई किया, व्हेन यू अप्लाइड द लोड, क्या होगा मेरे दोस्त, क्या होगा? यस, व्हाट विल हैपन? दिस विल डिफॉर्म। जब ये डिफॉर्म करेगा तो पार्टिकल के बीच का जो दूरी है, जो पार्टिकल के बीच का दूरी है, वो सेम रहेगा या बदल जाएगा? वो सेम रहेगा या बदल जाएगा? बोलो मेरे दोस्त, दैट विल बी सेम और इट विल चेंज? इट विल चेंज, है ना। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? L dash will not be equal to L. L dash will not be equal to L, right? Okay, okay, right? तो अब मेरे दोस्त समझोगे बहुत ध्यान से, अब मेरे दोस्त समझोगे बहुत ध्यान से, अगर हम बात करते स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वैसे बॉडी का बात कर रहे होगे जो कैसा होगा? डिफॉर्मेबल होगा। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इसमें भी हम कुछ बात करने जा रहे हैं। आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टडी करने जा रहे हो, आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टडी करने जा रहे हो, या आप इक्विलिब्रियम बॉडी के लिए डील करोगे या नॉन इक्विलिब्रियम बॉडी के लिए? दिस यू आर गोइंग टू डील विद द इक्विलिब्रियम बॉडी और नॉन इक्विलिब्रियम बॉडी। फटाफट आंसर करिए सारे लोग। दिस यू आर गोइंग टू डील फॉर द इक्विलिब्रियम बॉडी और नॉन इक्विलिब्रियम बॉडी। यस यस, बोलो मेरे दोस्त, यू आर गोइंग टू डील विद द इक्विलिब्रियम बॉडी और नॉन इक्विलिब्रियम बॉडी। Yes, yes, please answer in the comment. Yes, please answer in the comment. Yes, you are going to deal only equilibrium body. आप नॉन इक्विलिब्रियम बॉडी से डील नहीं करते हैं, राइट? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द डिफॉर्मेबल बॉडी इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होगा बॉडी, नॉन इक्विलिब्रियम में बात आप नहीं करोगे, आपके सिलेबस में नहीं है नॉन इक्विलिब्रियम एनालिसिस, राइट? आपको जो पढ़ना है दैट इज ओनली इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी द नॉन इक्विलिब्रियम एनालिसिस, आपके सिलेबस में वो पार्ट
नहीं है। तो अब मेरे दोस्त, अगर तुम इक्विलिब्रियम बॉडी से डील कर रहे हो, इफ यू आर डीलिंग विद द इक्विलिब्रियम बॉडी, तो बॉडी का इक्विलिब्रियम हम अगर बात करें 2 डायमेंशन में और अगर हम बात करें 3 डायमेंशन में, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इन अ 2 डायमेंशन एंड इन द 3 डायमेंशन, ठीक है, तो इन अ 2 डायमेंशन अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास इन अ 2 डायमेंशन एक एक्स है, दूसरा वाई है, सो हाउ मेनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन आई एम हैविंग इन अ 2 डायमेंशन? अगर हम ये बोल रहे हैं मेरे पास 2 डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल इज एक्स, वर्टिकल इज वाई, हम प्लेन में बात कर रहे हैं, तो हाउ मेनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन वी विल बी हैविंग? हाउ मेनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन वी विल बी हैविंग? बेटा वाई नॉट इक्विलिब्रियम बॉडी सिलेबस में ही नहीं है, तो वाई नॉट नॉन इक्विलिब्रियम सिलेबस में नहीं, तो क्यों पढ़ेंगे? हाँ बोलो भाई, अगर हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो मेरे पास कितना इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा? अगर हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो मेरे पास कितना इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा? यस, 3 होगा। इट विल बी 3, है ना? इट विल बी 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, राइट? सो 2 डायमेंशन it consists of 3 equilibrium equation, 3 equilibrium equation. अब वो 3 equilibrium equation कौन सा होगा? What will be those 3 equilibrium equation? What will be those 3 equilibrium equation? Come on, tell me first. What will be those 3 equilibrium equation? फटाफट बताओ. What will be those 3 equilibrium equation? Yes. एक होगा net force along h equal to 0. The second will be net force along y equal to 0. Yes or no? And third is the moment in the z direction is equal to 0. About any point in the body. अगर मान लो ये 2D structure है, right? And I say that it is in equilibrium. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जितने भी फोर्स y में है, जितने भी फोर्स h में है, ये सब नेट करोगे 0 आएगा। लेकिन साथ साथ तुम कोई भी पॉइंट ले लो बॉडी के, you take any point within the body, at all the points within the body, the summation moment will be 0 in the z direction. Summation moment will be 0 in the z direction. Is it clear to everyone? Yes or no? तो मेरे दोस्त, अगर आप 2D में बात करो तो आपके पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, summation fx equal to 0, summation fy equal to 0 and summation moment in the z direction, this is equal to 0. तो आपके पास ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है. Is it clear? Is this point clear to everyone? Yes or no? Right. तो ये तो बात हो गया आपका 2 डायमेंशन का. अगर हम बात करते 3 डायमेंशन का, let us say this is the third dimension, that is z, right? The forces are acting in a 3D. So how many equilibrium equation you are having? फटाफट बताओ, how many equilibrium equation you are having? In z direction, how it will be equal to 0? भाई force into lever arm, that is the moment. Moment का मतलब क्या है मेरे दोस्त? Moment का मतलब क्या है? What do you mean by moment? Moment का मतलब क्या है? कोई फोर्स लग रहा होगा और उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे आपको मोमेंट लेना है, राइट? तो ये समेशन मोमेंट, भाई अगर बॉडी इक्विलिब्रियम है तो नेट रोटेशन 0 होना चाहिए. बात समझे कि नहीं? तो मोमेंट नहीं आना चाहिए, कोई एक्सटर्नल मोमेंट नहीं होना चाहिए, राइट? जैसे अगर मान लो ये कोई गेट है ना, हमने अगर यहां से कोई फोर्स लगाया और ये मूव कर गया, ये ट्विस्टिंग होता है, राइट? ये मूव करेगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम है, नॉन इक्विलिब्रियम है? इट इज इन नॉन इक्विलिब्रियम. बात समझा कि नहीं? तो नेट मोमेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम. जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहेगा. हाँ, डायमेंशन चेंज होगा बिकॉज इट इज अ डिफॉर्मेबल बॉडी, राइट? सो दैट इज मीन समेशन मोमेंट विल बी इक्वल टू 0. ओके. हाँ, अगर आप 3D में आते हो, इफ यू कम इन अ 3D, then in a 3D you have 6 equilibrium equation. 6 equilibrium equation in 3D. 6 equilibrium equation in 3D. Now what are these 6 equilibrium equation? देखो, net force along h equal to 0, net force along h equal to 0, net force along y equal to 0 and net force in the z direction is equal to 0. पहले तो ये हो गया, net force along h equal to 0, net force along y equal to 0 and net force along z is equal to 0. Okay, is it done?
Is it done? Is it done? Is it done? Is it done? Yes, is it done? Right. Now it's okay. Now it's okay, मेरे दोस्त. It's okay now. Okay. Now look here. Everyone look here. तो मेरे दोस्त मैंने क्या बोला? अगर आप 3D में बात करते हो, if you look in a 3D, you have 6 equilibrium equation. आपके पास 6 equilibrium equation है. कौन सा? Net force along x equal to 0, net force along y equal to 0, net force along z is equal to 0. उसके बाद हमने बोला कि आपके पास और क्या इक्वेशन है? Summation moment in the x direction. Summation moment in the x direction is equal to 0. Summation moment in the y direction is equal to 0. And summation moment in the z direction is equal to 0. Right? तो आपके पास ये टोटल 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनता है जब आप 3D में बात करते हो. When you talk in 3D. Is it clear to everyone? फटाफट थम्स अप दे दो अगर क्लियर है सबको. फटाफट सारे लोग थम्स अप दे दो अगर क्लियर है सबको. यस. Come on. Yes. If it is clear to everyone, फटाफट थम्स अप दे दो मेरे दोस्त सारे लोग. फटाफट सारे लोग थम्स अप दे दो. Is it clear? नोट हो गया सबका? सर स्वाम का मैराथन का पीडीएफ अपलोड कर देंगे बेटा. यस. Is it clear to everyone? Yes. चलो बहुत बढ़िया. मजा आ रहा है. फीलिंग आ गया. 3D एग्जाम्पल बेटा इक्विलिब्रियम में कैसे एग्जाम्पल देंगे? फोर्सेज अप्लाई करो, बैलेंस करके देखना पड़ेगा. राइट? वी नीड टू अप्लाई द फोर्सेज, वी नीड टू सी इट. राइट? चलिए. ओके, नेक्स्ट पार्ट. अब हम बात करें डिफॉर्मेबल बॉडी का. अब हमको जो पढ़ना है दैट इज ओनली द डिफॉर्मेबल बॉडी. तो मेरे दोस्त अब जो डिफॉर्मेबल बॉडी हमको पढ़ना है, तो डिफॉर्मेबल बॉडी के क्या क्या टाइप हो सकते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी? जस्ट ऑब्जर्व हियर. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी? जस्ट ऑब्जर्व हियर. सो डिफॉर्मेबल बॉडी is classified into 3 parts. Deformable body is classified into 3 parts. कौन से 3 पार्ट? सबसे पहला पार्ट है आपका इलास्टिक बॉडी. राइट? दिस इज द फर्स्ट डिफॉर्मेबल बॉडी, इलास्टिक बॉडी. सेकेंड इज द प्लास्टिक बॉडी. सेकेंड बॉडी इज द प्लास्टिक बॉडी. और थर्ड अगर हम बात करते हैं, then third is the viscoelastic और viscoplastic body. तो एक एक करके देखेंगे तीनों को. viscoelastic और viscoplastic body. Now my dear friends, just observe here. अगर हम बात करते हैं इलास्टिक बॉडी का, इफ आई टॉक अबाउट द इलास्टिक बॉडी, तो इलास्टिक बॉडी क्या होता है भाई? यस. इलास्टिक बॉडी का क्या मतलब है? इलास्टिक बॉडी से क्या समझते हो? यस. कैसे बॉडी को आप इलास्टिक बोलते हो? विच बॉडी यू से एज इलास्टिक? वो बॉडी जो लोड लगे तो डिफॉर्म करे, क्योंकि आप डिफॉर्मेबल बॉडी को स्टडी कर रहे हो, तो लोड लगे तो डिफॉर्म करे, लेकिन जब लोड को हटाया जाए, व्हेन वी रिमूव द लोड, then it regain its original position. वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर ले? रीगेन कर ले. ऐसे बॉडी को आप क्या बोलते हो? You say such body as a elastic body. बात समझा कि नहीं? जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरे दोस्त, आपके पास एक बॉडी है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इलास्टिक बोल रहे हैं. So if I say any body is elastic, right? तो इसका कहने का मतलब क्या? मान लो आपने इस बॉडी पे लोड लगाया. Okay? You have applied the load on this body. Now when you apply the load on this body will be deforming. ये बॉडी क्या करेगा? डिफॉर्म करेगा. And when it deform, its original shape changes. Right? Let us say इसका इनिशियल लेंथ आपका L था, और L से ये एक्सपैंड होके बन गया L प्लस डेल्टा. ओके. After the expansion it changes to L plus delta. L से कहां चला गया? L plus delta चला गया. Now my dear friend, no बेटा, it will not complete in 1 month. मैं धोखा में आपको नहीं रख सकता, नहीं कंप्लीट होगा. मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं और इस बार समय देने वाला हूं. राइट? सो इट विल नॉट बी कंप्लीटेड इन 1 month. फॉर श्योर इट विल नॉट बी कंप्लीटेड. राइट? तो देखो अब यहां पे, नाउ व्हाट आई डिड, भाई आपका लोड लगा, ये डिफॉर्म हुआ, इट गेट डिफॉर्म. नाउ इफ आई रिमूव द लोड,
आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड, आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड, आफ्टर रिमूवल ऑफ load. So after removal of load, what will happen? What will happen? It will regain its original position. After removal of load, what will happen? What will happen? It will regain its original position. कहने का मतलब है, it will come back to its original length L. It will come back to its original length L. बात समझे कि नहीं? तो ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं? Such body we say as a elastic body. Such body we say as a elastic body. राइट हाँ 2 महीने में करवा दूंगा राइट तो मेरे दोस्त ऐसे बॉडी को आप क्या बोलते हो सच बॉडी से एज अ इलास्टिक बॉडी बात समझा कि नहीं इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ माय डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक बॉडी का इफ आई टॉक अबाउट द प्लास्टिक बॉडी देन व्हाट विल हैपन यहां पे आप सुनते होंगे क्या बोलते हैं हम लोग कि अगर एक प्लास्टिक बॉडी आपने लोड लगाया राइट दैट विल डिफॉर्म बट व्हेन यू रिमूव द लोड इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन उसमें कोई परमानेंट सेट रह जाता है उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है यस और नो और ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं वी से सच बॉडी एज अ प्लास्टिक बॉडी ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी राइट वी से सच बॉडी एज अ प्लास्टिक बॉडी राइट तो मेरे दोस्त अब यहां पे जरा ध्यान दो अगर इसको एग्जांपल के थ्रू देखे एग्जांपल के थ्रू समझे देखो यहां पे मान लीजिए ये आपका प्लास्टिक बॉडी है दिस द प्लास्टिक बॉडी right this is the plastic body and my dear friends if I say this is a plastic body right and I apply the load on this plastic body right and due to the application of the load it deforms due to the application of load it deforms right due to the application of the load it deforms so my dear friends just observe here what is going to happen just observe here देखें यहां पे एक बार में क्लियर होगा राइट सो लेट अस से इनिशियल लेंथ आपका L था और डिफॉर्म्ड लेंथ आपका हो गया L प्लस डेल्टा राइट नाउ आफ्टर आई रिमूव द लोड आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड व्हाट विल हैपन after removal of load what will happen it will regain its original position or there will be permanent sets it will regain its original position or there will be permanent set बोलो भाई ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा या परमानेंट सेट रह जाएगा परमानेंट सेट रह जाएगा सो इफ आई सी द डिफॉर्म्ड शेप so you will clearly observe that there some permanent set will be retained right complete it will not come back to its original position right तो अब मेरे दोस्त समझो यहां पे ऐसे बॉडी को आप क्या बोलते हो यू से सच बॉडी एज अ प्लास्टिक बॉडी वेयर कंप्लीट रिकवरी इज नॉट देयर देयर इज अ परमानेंट सेट जैसे अगर हम बोले कि इसका लेंथ जो है दैट इज L प्लस डेल्टा डैश तो ये जो डेल्टा डैश है दिस डेल्टा डैश इज अ परमानेंट सेट दैट हैपेंस इन द बॉडी इज इट क्लियर टू एवरीवन यस और नो इज इट क्लियर टू एवरीवन बोलो मेरे दोस्त यस इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन बोलो यार यस और नो क्लियर है सबको चलो अब देखो यहां पे सारे लोग यहां पे ध्यान दो अब अगला हम बात कर रहे हैं विस्को इलास्टिक और विस्को प्लास्टिक बॉडी तो यार देखो इलास्टिक और प्लास्टिक व्हेन यू टॉक अबाउट इलास्टिक व्हेन यू टॉक अबाउट प्लास्टिक ओके तो इसका तो मतलब तुम ऑलरेडी जानते हो इलास्टिक मतलब जब लोड लगाए तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा अपॉन लोड रिमूवल प्लास्टिक मतलब लोड लगाए तो वापस अपने पोजीशन पे नहीं आएगा अपॉन लोड रिमूवल राइट लेकिन मेरे दोस्त व्हेन आई टॉक अबाउट द विस्को टर्म ये विस्को टर्म का क्या मतलब है विस्को टर्म दो चीज बताएगा कहीं भी अगर हम मटेरियल में विस्को टर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये टर्म दो चीज बताने वाला है आपको क्या क्या दो चीज बताने वाला है सुनोगे ध्यान से विस्को बताने वाला है हाई डिफॉर्मेशन जोन क्या बताने वाला है मेरे दोस्त हाई डिफॉर्मेशन जोन भाई अगर कोई मटेरियल विस्को इलास्टिक या विस्को प्लास्टिक तरह बिहेव करेगा देन इट मींस इट इज गोइंग टू हैव हाई डिफॉर्मेशन जोन इट विल बी हैविंग वेरी हाई डिफॉर्मेशन जोन सबसे पहला पॉइंट वेरी हाई डिफॉर्मेशन जोन सबसे पहला सेकंड मेरे दोस्त जो आपका डिफॉर्मेशन होगा
दैट डिफॉर्मेशन विल बी टाइम डिपेंडेंट, वो समय पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर तुम नॉर्मल बॉडी का बात करते हो वो समय पे डिपेंडेंट नहीं होता। बात समझे कि नहीं? यस। सो स्ट्रेन, यहां पे जो बात कर रहे हो, स्ट्रेन इज टाइम डिपेंडेंट। स्ट्रेन इज टाइम डिपेंडेंट। स्ट्रेन कैसा होता है भाई? टाइम डिपेंडेंट होता है। कभी तुम सुने हो डेल्टा बराबर पीएल बाई ए 10 सेकंड के बाद आएगा? कभी सुनो डेल्टा बराबर पीएल बाई ए 100 सेकंड के बाद आएगा? ऐसा कभी सुना है क्या? नहीं सुना है ना? क्यों नहीं सुना है? क्योंकि आपको जो पढ़ना है दैट इज ओनली इलास्टिक बॉडी। आपको विस्को इलास्टिक, विस्को प्लास्टिक, आपको प्लास्टिक बॉडी पढ़ना ही नहीं है, उसका एनालिसिस देखना ही नहीं है। बात समझा कि नहीं? आपको जो पढ़ना है दैट इज ओनली इलास्टिक बॉडी। यू डोंट हैव टू स्टडी विस्को इलास्टिक, विस्को प्लास्टिक और प्लास्टिक बॉडी। राइट? यस यस यस, राइट। तो मेरे दोस्त अब मैं इसको और फर्दर बात करने जा रहा हूं। आपको जो डिफॉर्मेबल बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम तो पढ़ना ही था, लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी में भी 3 कैटेगरी आया। कौन कौन सा 3 कैटेगरी आया मेरे दोस्त? एक आया आपका इलास्टिक, प्लास्टिक, विस्को इलास्टिक और विस्को प्लास्टिक। अब इसमें से हमको जो पढ़ना है दैट इज ओनली इलास्टिक बॉडी, राइट? एंड दिस इलास्टिक डिफॉर्मेशन विल नॉट बी अ टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इलास्टिक डिफॉर्मेशन विल नॉट बी अ टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। इज इट क्लियर? इलास्टिक बॉडी नॉट स्ट्रेन, यहां पे हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? स्ट्रेन इज नॉट टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। स्ट्रेन इज नॉट अ टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। इट इज नॉट अ टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन टेल मी फास्ट, यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस, एकदम 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 मेरे दोस्त, है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यार। अभी तक तो दो पॉइंट ही पढ़ा है, लेकिन यार वो एनर्जी मजेदार होनी चाहिए, राइट? एकदम वो आग लगी रहनी चाहिए। आग लगी हुई है ना मेरे दोस्त, ठीक है? बुझना नहीं चाहिए उसको, है ना? राइट राइट राइट, एकदम 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 ओके। आप सबने मुझे प्रॉमिस किया मेरे दोस्त कि आप कंटिन्यू रहोगे। आई विल सी टू इट, आई विल सी टू इट। डांट भी मैं बहुत लगाने वाला हूं, फटकार भी बहुत लगाने वाला हूं, याद रखना ये बात, ठीक है? बिकॉज यू नो माई नेचर, राइट? चलिए, तो मेरे दोस्त अब हमने क्या देखा कि डिफॉर्मेबल बॉडी हम पढ़ लें, डिफॉर्मेबल बॉडी इन इक्विलिब्रियम पढ़ लें, एंड दैट टू वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली द इलास्टिक बॉडी। डिफॉर्मेबल में भी सिर्फ क्या देख रहे हैं हम? इलास्टिक बॉडी देख रहे हैं। एक पॉइंट और लिखेंगे, एक डिफरेंस और देखेंगे, फिर सबको हम क्लब करने वाले। ओके, वी आर गोइंग टू सी वन मोर पॉइंट एंड वी विल क्लब ईच एंड एवरी पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज योर इलास्टिक बॉडी। हमने क्या देखा? वी आर गोइंग टू स्टडी द इलास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक में 2 वैरायटी है। इलास्टिक में 2 वैरायटी। इन द इलास्टिक देयर आर 2 वैरायटीज। व्हाट आर द 2 वैरायटीज मेरे दोस्त? सबसे पहला वैरायटी इलास्टिक में है आपका लीनियरली इलास्टिक बॉडी। सबसे पहला आपका जो वैरायटी है दैट इज लीनियरली इलास्टिक बॉडी। दिस इज द फर्स्ट वैरायटी दैट यू विल ऑब्जर्व इन द इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी, राइट? एंड द सेकंड इज द नॉन लीनियरली इलास्टिक बॉडी। Second is the non-linearly elastic body. Second is the non-linearly elastic body. Now my dear friends, if I talk about this elastic, linearly elastic and non-linearly elastic, तो नाम तो क्लियर भाई, चलो इलास्टिक तो रहेगा, लेकिन लीनियर और नॉन लीनियर का क्या मतलब है? व्हाट डू मीन लीनियर एंड नॉन लीनियर? यस, लीनियर और नॉन लीनियर का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाँ बेटा शशांक, इट विल बी ओवर बिफोर गेट। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यस इट विल बी ओवर, यस एकदम हो जाएगा, राइट? देखो यहां पे, तो लीनियरली इलास्टिक का क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियरली इलास्टिक, राइट? लीनियरली इलास्टिक से क्या समझते हो तुम लोग? बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियरली इलास्टिक? कम ऑन टेल मी फास्ट, कम ऑन टेल मी फास्ट। लीनियरली इलास्टिक क्या समझते हो? इससे आप ये समझते हो कि हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड। ये बोलता है कि हुक्स लॉ क्या होगा? वैलिड होगा। जबकि नॉन लीनियर क्या बोलता है? हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। नॉन लीनियर सेज दैट हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज हुक्स लॉ? भाई हुक्स लॉ क्या होता है? व्हाट इज हुक्स लॉ? What is Hooke's law?
यस, व्हाट इज हुक्स लॉ? सृजन भाई, व्हाट इज हुक्स लॉ? आपने बोला हुक्स लॉ इज वैलिड सर, फॉलोज हुक्स लॉ। देन व्हाट डू यू मीन बाय हुक्स लॉ? हुक्स लॉ होता क्या है मेरे दोस्त? फ्लूइड मैकेनिक्स विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ के लिए तो कुछ छोड़ दे भाई। यस यस यस, बताओ बताओ बताओ, हुक्स लॉ क्या होता है? व्हाट इज हुक्स लॉ? यस, टेल मी फास्ट, हुक्स लॉ क्या होता है? व्हाट इज हुक्स लॉ? व्हाट इज हुक्स लॉ? व्हाट इज हुक्स लॉ? फटाफट बताओ मेरे दोस्त, फटाफट बताओ मेरे दोस्त, व्हाट इज हुक्स लॉ? सर, डायरेक्ट स्ट्रेन मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सब इनकम्प्लीट आंसर है, सब आंसर इनकम्प्लीट है मेरे दोस्त, सारे आंसर इनकम्प्लीट है। अरे बाबा लाइक कर देना, रे बाबा सेशन को लाइक कर देना। हाँ, यस, कम ऑन प्लीज एवरीवन, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में कमेंट करो क्या होगा आंसर। व्हाट विल बी हुक्स लॉ? सब विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आंचल बोल रही है यस, हनुमंत बोल रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट, अभिलाष बोल रहा है विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। बड़ा कंफ्यूजन है भाई, प्रोपोर्शनैलिटी लेंगे या इलास्टिक लेंगे? हैं भाई मेरे, प्रोपोर्शनैलिटी लेंगे। क्या लेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये बोलता है मेरे दोस्त, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब सवाल ये है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? अगर हम बोल रहे हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? स्ट्रेस है या स्ट्रेन है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? स्ट्रेस है या स्ट्रेन है? बोलो रे बाबा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? स्ट्रेस है या स्ट्रेन है? कम ऑन प्लीज रिप्लाई फास्ट। विच इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन? यस यस, लव यू ऑल बेटा, कम ऑन टेल मी फास्ट, व्हाट इज द independent quantity? Strain is the independent quantity. Sir, how to deal strength with stress? आ रहे बेटा, सब आ रहे, बहुत कुछ बताएंगे आप लोग को, राइट, बहुत कुछ बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। यस, स्ट्रेन इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कहने का मतलब है स्ट्रेस तब आएगा जब स्ट्रेन आएगा। आप बोल रहे हो y इज अ फंक्शन ऑफ h, तो h का वैल्यू रखोगे तब तो y आएगा, यस और नो? सिमिलरली स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेन, तो अगर स्ट्रेन आएगा तभी तो स्ट्रेस आएगा। यस, तो ये पॉइंट याद रखना, आगे यूज करेंगे हम लोग, राइट? सो स्ट्रेस इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इट इंप्लाइज दैट स्ट्रेन इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड स्ट्रेस इज अ फंक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन स्ट्रेन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट, ओके ओके, चलो अब देखो यहां पे ऑब्जर्व करो, राइट? तो हमने बोला व्हेन वी टॉक अबाउट द लीनियरली इलास्टिक मटेरियल, it's a deformable body which is elastic in nature, which follows the Hooke's law, right? Now my dear friends, just observe now, if I show example, एक example लेते हैं, if I take an example of a linearly elastic material, example, let us take mild steel, let us take mild steel, stress strain curve for mild steel, stress strain curve for mild steel, right? So this is the stress strain curve for mild steel, right? There is a proportionality limit, there is a proportionality limit, there is a proportionality limit, right? Till this proportionality limit stress is directly proportional to strain, that means this will be a straight line। ये कैसा लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। बात समझे कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? राइट, तो और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? एग्जांपल के तौर पे क्या क्या हो गया? माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील एग्जांपल हम बात करें माइल्ड स्टील, और क्या एग्जांपल हो सकता है? माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, और क्या हो सकता है भाई? माइल्ड स्टील साथ Fe415 हाई स्ट्रेंथ स्टील, Fe500, और क्या हो सकता है? बोलो, और क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द अदर एग्जांपल्स? व्हाट कैन बी अदर एग्जांपल? कम ऑन टेल मी फास्ट रे बाबा, जल्दी जल्दी बताओ,
माइल्ड स्टील Fe415 Fe500। और क्या एग्जांपल होगा फॉर द लीनियरली इलास्टिक मटेरियल? यस, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, all these are the example of linearly elastic material, right? All these are the example of the linearly elastic material. Is it clear? All these are the example of linearly elastic material. Now if I talk about the non-linear elastic, not following the Hooke's law, any example you are having? फटाफट बताओ. Yes, come on, answer it fast. Any example you are having for the non-linear elastic material? For the non-linear elastic material, any example you are having? Yes, for the non-linear elastic material, any example you are having? Come on, answer it fast. Yes, example, rubber. Example is rubber. Rubber is a non-linear elastic material. It doesn't follow the Hooke's law, right? So if I draw the stress strain curve, for this, अगर इसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओगे तो कर्व कैसा बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ही नहीं मेरे दोस्त, ये कर्व बनेगा, इस तरीके का कर्व बनेगा। बात समझे कि नहीं? सो दिस इज एग्जांपल फॉर अ रबर, दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द रबर। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहां पे समझोगे ध्यान से, हम रबर को एनालाइज तो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं, राइट? तो यूज कैसे करते हैं? वी एज्यूम इट एज अ इलास्टिक मटेरियल, लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। वी एज्यूम अ इमेजिनरी लाइन एंड we take it as a linearly body and we analyze on it। बात समझे कि नहीं? लेकिन it is a non-linear elastic material, right? wood, glass, rubber, okay, good, right? बेटा wood आपका इलास्टिक है, wood नॉन इलास्टिक नहीं है, wood is a linearly elastic, okay? चलो मेरे दोस्त, तो ये तो हो गया आपका इलास्टिक बॉडी के बारे में। एनी डाउट टिल हियर? सर आज से न्यू क्लास स्टार्ट किए हो क्या? एकदम बेटा, आज से एकदम नया क्लास शुरू हुआ है। अरे बाबा हो गया, हर भाई हो गया, ठीक है? चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, राइट? यहां पे ध्यान दीजिए, ओके? तो मेरे दोस्त समझोगे बहुत ध्यान से, आप जो पढ़ने जा रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी नाउ, you are going to study what? नोट में, बहुत बड़े बड़े नोट के अक्षरों में लिख लो। क्या लिख लो? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डेफिनेशन लिखो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल is the branch of engineering, which deals with, ये आपके इंटरव्यू में बड़ा काम आने वाला है मेरे दोस्त, which deals with linearly elastic body, that is in linearly elastic deformable body in equilibrium, बात समझे कि नहीं? linearly elastic deformable body in equilibrium, right? तो मेरे दोस्त ये बात समझो बहुत ध्यान से। बेटा कर लेता है वुड कर लेता है, आप जाके स्ट्रक्चर जाके देखो, समझ में आएगा, राइट? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो ब्रांच है जो डील किससे करता है? लीनियरली इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी इन इक्विलिब्रियम। अब मेरे दोस्त मान लो तुम इंटरव्यू में बैठो, यूपीएससी के इंटरव्यू में, ठीक है ना? मतलब तुम यूपीएससी का प्री और मेंस निकाल के गए हुए हो, भगवान चाहे तो सभी लोग कर सकते हो ऐसा चीज, राइट? और आप वहां के इंटरव्यू में बैठो, आपने बोला सर मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो आपसे पूछेगा ठीक है बताओ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डेफिनेशन बताओ। तो आप क्या बताओगे? आपने ये डेफिनेशन बोल दिया है ना, आपने ये जो मेरा पढ़ा हुआ बच्चा वो बहुत दिमाग से बोलेगा, आपने ये डेफिनेशन बोल दिया, ठीक है? अब अगर तुमने डेफिनेशन बोला तो देखो इस डेफिनेशन के साथ साथ तुमसे क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। तुमसे पहले पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लीनियर
का मतलब बताओ, तुम लीनियर क्यों बोले, राइट, तुम इलास्टिक क्यों बोले, चलो ये तो सब जानते हैं, ठीक है, डिफॉर्मेबल क्यों बोले, राइट, और इक्विलिब्रियम क्यों बोले, बात समझे कि नहीं। तो इसी से वो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस वो पूछते जाएंगे। कैन यू अंडरस्टैंड दैट। अगर मानो तुमने बोला सर लीनियर इट फॉलोज हुक्स लॉ, तुमसे अगला सवाल होगा व्हाट इज हुक्स लॉ, बात समझ रहे हो, तुमसे अगला सवाल होगा व्हाट इज हुक्स लॉ, ठीक है। फिर हम आगे बताएंगे, जैसे तुमने बोला ना प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इलास्टिक लिमिट, सब विद इन प्रोपोर्शनैलिटी विद इन इलास्टिक, तो आपसे पूछेगा कि प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट में क्या डिफरेंस है, बात समझे कि नहीं। उसके बाद और भी पॉइंट्स उसमें पूछ सकता है, और भी लिमिट्स के बारे में। देयर आफ्टर एग्जाम्पल पूछ सकता है लीनियर इलास्टिक, नॉन लीनियर इलास्टिक, राइट। इलास्टिक में जैसे हमने पढ़ा कि इलास्टिक प्लास्टिक विस्को इलास्टिक विस्को प्लास्टिक, ये तुमसे पूछ सकता है, राइट। डिफॉर्मेबल, तो भाई डिफॉर्मेबल रिजिड में क्या अंतर है ना, इस तरीके सवाल। फिर इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करोगे 2D और 3D में। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यार आपसे सवाल में पूछे जाएंगे, राइट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क इन योर एग्जाम्स, right, okay, so just focus on your learning, right, don't get deviated। मैं बार बार ये बात आपको स्टूडेंट्स को हर बार समझाया हूं, राइट मेरे दोस्त, तो बात समझे कि नहीं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैटर इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद लीनियरली इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी इन इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर टिल नाउ। फटाफट सारे लोग थम्स अप दे दो इफ इट इज क्लियर, इफ इट इज क्लियर टिल नाउ फटाफट सारे लोग थम्स अप दे दो। यस 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 माय डियर फ्रेंड्स, yes my dear friends, फटाफट सारे लोग thumbs up दे दो if it is clear till now। yes 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 yes, come on come on come on come on, yes। तो यार अब देखो, ये तो हो गया आपका डेफिनेशन, ये तो हो गया आपका डेफिनेशन, राइट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, what can be the failure of elastic body, what can be the different types of failure of elastic body, right, what can be different types of failure of the elastic body, right। एकदम एकदम बेटा मुदस्सर भाई या सोम का पहला क्लास है, सोम का पहला क्लास है। अब देखो यहां पे, so what can be the different types of failure of the elastic body fail कैसे कर सकता है। and when I talk about the elastic body we are concerned with the deformable body, that's a linearly elastic deformable body and that will be in equilibrium, right। तो हम वैसे बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, तो वैसा बॉडी फेल कैसे हो सकता है, हाउ कैन दैट बॉडी फेल, हाउ कैन सच बॉडी फेल। यस हु कैन आंसर, यस हु कैन आंसर, फटाफट बताओ भाई, हु कैन आंसर। यस देखो, फेलियर ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, फेलियर ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी दैट्स अ फेलियर ऑफ इलास्टिक बॉडी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का फेलियर हो सकता है। क्या क्या, इट कैन बी फ्रैक्चर, इट कैन बी फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हो सकता है, या इट कैन बी येल्ड और क्रैकिंग, येल्ड और क्रैकिंग, येल्ड और क्रैकिंग, इट कैन बी येल्ड और क्रैकिंग और इट कैन बी फ्रैक्चर। दो तरीके का फेलियर पॉसिबल है, इट कैन बी येल्ड और क्रैकिंग और इट कैन बी फ्रैक्चर, राइट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इलास्टिक और प्लास्टिक का क्या डिफरेंस है हितेश भाई, मैं आगे पढ़ाऊंगा टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील, वहां पे मैं एक एक चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। वो तो मैंने बस तुमको एग्जांपल के लिए बता दिया कि भाई ऐसे सवाल पूछेंगे, लेकिन अभी मैंने इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट आपको पढ़ाया ही नहीं मेरे दोस्त, वो हम आगे डील करेंगे, टेंशन मत लो, ओके। यस नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नाउ माय डियर फ्रेंड्स यहां पे ध्यान देंगे। सो हम बोल रहे हैं कि दो तरीके का फेलियर पॉसिबल है, वन इज फ्रैक्चर एंड सेकंड इज योर येल्ड और क्रैकिंग, राइट। तो अब देखो मेरे दोस्त, यहां पे सबसे पहले हम बात करें फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब क्या है, फ्रैक्चर का मतलब है मटेरियल सडन टूटेगा, मटेरियल पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, राइट। नो इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, सडनली धपाक, राइट। तो फ्रैक्चर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, फ्रैक्चर का मतलब क्या है, फ्रैक्चर का मतलब क्या है, इट इज अ सडन फेलियर, सडन फेलियर, सडन फेलियर, सडन फेलियर जहां पे हो, बात समझे, तो उसको हम बोल रहे हैं फ्रैक्चर। कैसे होता है ब्रेक, ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रेक इनटू पीसेस, राइट। देयर आफ्टर और क्या होगा, नो इंडिकेशन ऑफ फेलियर,
नो इंडिकेशन ऑफ फेलियर, कोई इंडिकेशन नहीं होगा, नो इंडिकेशन ऑफ फेलियर, कोई इंडिकेशन नहीं होगा मेरे दोस्त फेलियर का, राइट। नेक्स्ट, और क्या होगा मेरे दोस्त, नो इंडिकेशन ऑफ फेलियर, और क्या होगा मेरे दोस्त, सडन फेलियर, ब्रेक इनटू पीसेस, नो इंडिकेशन ऑफ फेलियर। लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं होगा, यस यस बोलो मेरे दोस्त, लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं होगा, ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मान लो आप अभी मैं यहां पे हूं, सडनली ऊपर से गिर जाए, हम तो गए, है कि नहीं, तो ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो आप ये डिजाइन प्रेफर नहीं करते हो, लेकिन अगर करते भी हो तो आगे क्या करते हैं, आगे हम समझाएंगे, राइट। तो ये चीज आपको मिलता है फ्रैक्चर में। अब ये फ्रैक्चर किसमें देखा जाता है, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, जितने भी बड़े हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होते हैं ना, उनमें ये फ्रैक्चर का फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। तो यहां पे एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं, यहां पे एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं, ऑब्जर्व्ड इन हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, ऑब्जर्व्ड इन हाई स्ट्रेंथ मटेरियल। तो ये सारा चीज आपको किसके लिए बोले हम, दिस एंटायर थिंग आई हैव टॉट फॉर द फ्रैक्चर, ये सारा चीज हमने किसके लिए बोला, फ्रैक्चर के लिए बोला, राइट। भाई डक्टाइल मटेरियल में फ्रैक्चर कब से आने लग गया, भाई स्ट्रेंथ उसका कम होता है, आगे पढ़ाएंगे, डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेंथ कम होता है ना, राइट। अब देखो यहां पे, अब ऑब्जर्व करो यहां पे, अगला बात कर रहे हैं हम यील्ड फेलियर। तो ठीक उल्टा जो आपने फ्रैक्चर में देखा, इसका ठीक उल्टा आपको यील्डिंग और क्रैकिंग में दिख रहा होगा, राइट। कहने का मतलब है सडन फेलियर, अगर फ्रैक्चर में सडन फेलियर है तो यील्ड में क्या होगा, इट इज नॉट अ सडन फेलियर, राइट। देयर आफ्टर यहां पे क्या होगा, गिव इंडिकेशन। अब क्या होगा ना, क्रैक अगर फेल होगा तो फेल होने से पहले क्या बताया, क्रैक आ जाएगा। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी स्ट्रक्चर में अगर क्रैक आ गया है तो भाई आपको पता चल गया ना भाई फेल होने वाला है, हाँ या ना। तो अगर वो इंडिकेशन मिल गया तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी बच जाएगा, हाँ या ना। तो आपको इंडिकेशन मिल गया फेल होने से पहले, राइट। तो नॉट अ सडन फेलियर, गिव इंडिकेशन in the form of yielding, that is development of cracks। yielding का मतलब क्या है, development of cracks before actually failed, before getting actually failed, right। thereafter no loss of life and property। अगर कंपैरेटिव बात करें तब हम बोल रहे हैं नो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और किसमें ऑब्जर्व होता है, किसमें ऑब्जर्व होगा, हाई स्ट्रेंथ और लो स्ट्रेंथ, किसमें ऑब्जर्व होगा, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल और लो स्ट्रेंथ मटेरियल, यस, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल और लो स्ट्रेंथ मटेरियल। यील्डिंग और क्रैकिंग किसमें ऑब्जर्व होगा, इट इज ऑब्जर्व्ड इन लो स्ट्रेंथ मटेरियल, you'll observe this in low strength material। is it clear to everyone, you'll observe this in low strength material, is it clear। तो failure of the elastic body, it can be fracture, it can be yielding, ठीक है। अगर आप फ्रैक्चर में बात करते हो सडन फेलियर होगा, break into pieces, right, and there is no indication in the form of yielding or cracking, sudden fail होगा। so there is huge loss of life and property। और किसमें पाया जाता है, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल में, जितने भी हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होंगे वहां पे पाया जाता है। लेकिन अगर आप यील्डिंग और क्रैकिंग का बात करते हो, नॉट अ सडन फेलियर, राइट, यू विल गेट इंडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ यील्डिंग और क्रैकिंग, राइट। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest.
Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack Gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate Gate challenge. Unacademy Combat. Register now.